हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनालिसिस की सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नॉन इक्वस टाइट्रेशन। नॉन इक्वस टाइट्रेशन के बाद में फिर हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और सबसे लास्ट में और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे लगभग हर बार पूछा जाता है कि नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, या फिर इनके टाइप्स में से कोई एक टाइप उठाकर पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर टाइप को, लाइक प्रोटोजेनिक को आप डिफाइन करिए, या फिर प्रोटोफिलिक को डिफाइन करिए, एप्रोटिक को डिफाइन करिए, या फिर एम्फीप्रोटिक को डिफाइन करिए। सो उसी सीरीज में आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो अगर नॉन इक्वस की बात करें, आप नॉन इक्वस से पहले समझिए कि इक्वस का मतलब क्या होता है। whenever any analysis, ओके, या एनी रिएक्शन जहां पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो, उस तरह के टाइट्रेशन को या उस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं इक्वस टाइट्रेशन। लाइक आप सॉल्यूशन बनाते हैं, सल्यूट को किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तभी जाकर के आगे की रिएक्शन होती है। तो सल्यूट जो है किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के आगे की रिएक्शन को प्रोसीड करता है, ओके। अगर वो सॉल्वेंट हमारा वाटर हो तो इस तरीके की जो एनालिसिस है वो एक्वस टाइप का एनालिसिस, या फिर इस तरीके का जो टाइट्रेशन है वो एक्वस टाइट्रेशन कहलाएगा, जैसा कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ा। वहीं पर नॉन का मतलब क्या हो गया, जब आप एक्वस मीडिया यूज ना करें एज अ सॉल्वेंट, जब हम रेदर देन वाटर कुछ और यूज करें, कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे लाइक हेक्सेन, बेंजीन, इथाइल एसीटेट, कुछ इस तरीके के सॉल्वेंट का यूज करें। सो उस तरीके के टाइट्रेशन को हम कहते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब अगर आपको डिफाइन करना हो तो एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, ओके, जहां पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सो नेक्स्ट जो उसी क्रम में हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं जरा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए गए हैं अबाउट द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। होपफुली आपको ये चीजें विजिबल होंगी। यहाँ पर नॉन एक्वस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक ऐसा टाइट्रेशन है जहां पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा, वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो कहाँ कहाँ सकता है, जैसे, या मैं ये कहूँ वाटर ना कह के सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आपने जब टाइट्रेशन की पूरी सीरीज देखी हुई है, हमने कई सारे कंपाउंड बनाए, प्रिपेयर करे, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपाउंड, लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 0.1 नॉर्मल HCl बनाना है, तो आप एक सर्टेन अमाउंट HCl की यूज करते हो, कुछ एक क्वांटिटी x क्वांटिटी मान ली, है ना, x ml आप यूज करते हैं HCl, और फिर इसमें कुछ अमाउंट में क्या यूज करते हो, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के रूप में जब हमने ये सोल्यूशन बनाया था तो वाटर यूज किया था। क्लियर है, याद आ रहा है आपको। तो देखो, इसके सोल्यूशन को बनाने के लिए एक सॉल्वेंट यूज हुआ जो कि था वाटर। क्या था, वाटर। अब अगर इस वाटर की जगह हम कुछ और सॉल्वेंट लेते हैं, ओके, सॉल्वेंट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं वाटर के अलावा, लाइक बेंजीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इथाइल एसीटेट, इथेनॉल, मिथेनॉल, और बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, उनका यूज करें, तो इस तरीके के प्रिपरेशन को कहते हैं नॉन एक्वस प्रिपरेशन, ओके, जहां पर वाटर का यूज नहीं किया गया। अच्छा, ये तो बात होगी। फिर हमने इसके टाइट्रेशन के लिए जो टाइट्रेंट यूज किया था वो था सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को भी आपने बनाने के लिए, टाइट्रेंट बनाने के लिए भी सॉल्वेंट का यूज किया था, और इस पर्टिकुलर केस में जो सॉल्वेंट था हमारे पास वाटर था। तो जब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर रहे होंगे तो फिर वाटर की जगह कोई दूसरा हम सॉल्वेंट यूज करेंगे। सो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये था कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जीरो। वही लाइन यहाँ पर दी हुई है जो आपकी डेफिनेशन है, उसको जरा एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज द टाइट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो टाइट्रेशन के लिए आप टाइट्रेंट बना रहे हो, ओके, चाहे आप सिंपल प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर बिल्कुल भी वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर दोज इन विच टाइट्रेशन ऑफ वीकली एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस आर कैरीड आउट यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अच्छा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अगर आपको याद रखना है यहीं से एग्जांपल, तो जस्ट लाइक हेक्सेन,
ओके, बेंजीन, इथाइल एसीटेट, कम से कम ये कुछ सॉल्वेंट्स आप बिल्कुल अपने जहन में रखें टू गेट अ शार्प एंड पॉइंट। ओके, अभी मैं बात करूंगा, जब आपसे मैं डिस्कस करूंगा सॉल्वेंट्स के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं इन जनरली यूज किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस। कैसे किए जाते हैं हम आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए हम फर्दर आगे मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइट्रेशन आर परफॉर्म्ड इन एक्वस मीडिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया, जो इससे पहले जितने भी हमने टाइट्रेशन करे उनमें हमने एक्वस सॉल्वेंट का यूज किया, जस्ट बिकॉज एक्वस मीडियम में कोई भी टाइट्रेशन करने पर जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट बहुत ही चीप होता है, जैसे कि वाटर आराम से मिल जाएगा। ओके, मीन्स वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर वाटर कैसे यूज होता है? एज अ सॉल्वेंट। देयर मे बी डिफिकल्टी इफ रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो किस केस में हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करेंगे? जब आपका जो सल्यूट है, यानी कि जो रिएक्टेंट है, हम ये कह लें, चाहे वो टाइट्रेंट हो चाहे वो आपका सैंपल हो, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, और रिएक्टेंट इज रिएक्टिव विद वाटर, या फिर जो आपका सल्यूट या फिर सैंपल है वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन दे रहा है, और द एनालाइट इज आइदर टू वीक एसिड और वीक बेस। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा वीक एसिड कंपाउंड या फिर बहुत ज़्यादा वीक बेसिक कंपाउंड की एनालिसिस करनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? नॉन एक्वस टाइट्रेशन का ही यूज़ करते हैं। हम बताएंगे आपको आगे कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। जो सबसे पहला दिया हुआ है और वही सबसे इंपॉर्टेंट भी यही पॉइंट है, इट इज यूजफुल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीक एसिड और वीक बेस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जो बहुत ज़्यादा वीक एसिड है या फिर जो बहुत ज़्यादा वीक बेस है, जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। और वीक एसिड क्यों है? जस्ट बिकॉज जो इसका डिसोसिएशन है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ओके, ये बहुत स्लो होता है। H प्लस बहुत स्लोली प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई कि ये वीक एसिड है। तो जो हमारे नॉन एक्वस मीडियम में जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं वो क्या करते हैं? इसके रेट ऑफ डिसोसिएशन को, रेट ऑफ, या यूं कहें तो इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोसिएशन। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी कंपोनेंट का रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाए, या मैं कहूँ अगर किसी एसिड का रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाए, तो वीक एसिड की जगह अब बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करेगा ये। इसीलिए हम ये वाले सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, या इस तरीके के टाइट्रेशन का यूज करते हैं। मैनी ऑर्गेनिक एसिड विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। देखो, अभी ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एक्वस मीडिया में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं? इस प्रकार के टाइट्रेशन का यूज करते हैं। कैन डिसॉल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इट कैन बी यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एसिड। दिस टाइट्रेशन शो शार्प एंड पॉइंट। इनमें जो एंड पॉइंट आएगा बहुत ही शार्प आएगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे होंगे वो इंडिकेटर भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में ही बना होगा। इट इज सिंपल, qualitative and selective method for the analysis of any compound. It is a highly accurate method. Preferably non-aqueous titration is used for biological matters. Okay, biological matters के लिए basically यूज किए जाते हैं। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। अगर मैं कुछ बात करूँ इनके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जस्ट बिकॉज हम इनमें ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज कर रहे हैं जो कि वाटर नहीं, और वाटर सबसे सस्ता सॉल्वेंट है। तो अगर वाटर सबसे सस्ता सॉल्वेंट है तो इसका जस्ट अपोजिट ये महंगे होंगे। ओके, सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज द ड्रॉबैक। ये इन सॉल्वेंट्स का क्या है? ड्रॉबैक, या इस टाइट्रेशन का ड्रॉबैक है। तो जो पहला दे रखा है, मैनी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर अनस्टेबल। ओके, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक यानी दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट। ओके, एब्जॉर्ब CO2, so they must be protected from air and frequently standardized। एक तो हेक्सेन की अगर हम बात कर लें तो आपको उसे प्रॉपरली क्लोज करके रखना पड़ेगा। ओके,
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट में कंटेन मॉइस्चर, या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर का होता है तो धीरे धीरे सारा बॉटल से गायब हो जाएगा। एक तो एक्सपेंसिव है, ऊपर से वोलेटाइल होकर सारा निकल गया, इन्वायरमेंट को भी जाके पोल्यूट कर रहा है। अगर आप उस इन्वायरमेंट में जो है बैठे हुए हैं तो आप भी उसे इनहेल कर रहे हैं, यानी आपकी हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, द प्रोसीजर इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड ड्राई ग्लासवेयर्स। आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना अगर आप इस तरीके का कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हैं। नॉन एक्वस्ट सॉल्वेंट्स आर ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड मे बी वोलेटाइल इन नेचर। ओके, ये वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल यानी आप इन्वायरमेंट में अगर आपने इनको ऐसे खुले छोड़ दिया तो ये धीरे 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 उड़ जाएंगे। टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, इंक्रीज सेफ्टी एंड डिस्पोजल कंसर्न। डिस्पोजल कंसर्न की अगर हम बात करें, लाइक सेफ्टी की बात करते हो, सो अगर आप हेक्सेन के कांटेक्ट में, बेंजीन, जैसे बेंजीन को कहा जाता है कि वो कैसा है, कार्सिनोजेनिक है, तो उसके कांटेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं रहना। इट मे कॉज कैंसर, मे कॉज, बेंजीन की अगर हम बात करें, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है। एंड जब आप इसे डिस्पोज करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी जा करके ये पोल्यूट करता है। इंडिकेटर मस्ट बी कंपेटिबल विद द नॉन एक्वस मीडियम। मैंने आपसे शुरू में बताया कि इसमें जो इंडिकेटर यूज होंगे वो भी किस में बने हुए होंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही बने होंगे। तो उनकी कंपेटिबिलिटी, जो इंडिकेटर हैं उनकी भी कंपेटिबिलिटी का हमें ध्यान रखना है कि वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कंपेटेबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये तो छोटी सी बात होगी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, ओके, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, द सॉल्वेंट विच आर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। और सॉल्वेंट्स के टाइप्स को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द सॉल्वेंट्स, हाउ टू डिफाइन सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सो सॉल्वेंट मे बी डिफाइंड एज द substance which are able to dissolve the solute, dissolve the solid. Okay, अगर आपको एक सोल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, क्या करते हैं, टू डिसॉल्व द सोल्यूट। अब वो सोल्यूट कौन सा हो सकता है? जो आप टाइट्रेंट बनाने वाले हैं, टाइट्रेट बनाने में जो सोल्यूट यूज होना है, एक तो उसको भी डिसॉल्व कर सकता है, ओके, उसको भी डिसॉल्व करते हैं। और जो आप सैंपल लेने वाले हैं एनालाइट के फॉर्म में, उसे भी हम इसी में डिसॉल्व करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर एनी एनालिसिस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। वहीं पर अगर हम बात करें कितने टाइप्स के हो सकते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहला है प्रोटोजेनिक, दूसरा है प्रोटोफिलिक, तीसरा है एम्फीप्रोटिक एंड लास्ट वन इज एप्रोटिक। पहले चारों को मतलब हम यही समझ लेते हैं, फिर आगे इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। प्रोटोजेनिक, ओके, प्रोटोजेनिक, प्रोटो यानी प्रोटॉन, जेनिक यानी जनरेटर, ओके, एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन्स को जनरेट कर सकता है। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी H+ हम कह लें, प्रोटॉन का मतलब यहां पर क्या है, H+। सो ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो H+ प्रोड्यूस करेंगे। प्रोटोफिलिक, प्रोटो अगेन, प्रोटो यानी प्रोटॉन, और आपको फिलिया यानी मतलब इसका पता ही होगा, लव। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो, क्या करते हो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स। क्या कहते हैं, एसिड। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस। सो थोड़ा सा आप जाइए ब्रॉन्स्टेल-लॉरी, लुईस कॉन्सेप्ट, है ना, इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़िए तो आपको जाकर के आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट, तो आपको जाकर के चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। मैंने पीछे पढ़ा भी रखा है। एम्फीप्रोटिक, ये वो सॉल्वेंट्स हैं जो बिहेव करेंगे एज अ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक, दोनों तरीके से ये बिहेव करने वाले हैं। एप्रोटिक, they do not donate any proton and do not accept any proton, okay, they just use to dissolve the substance which are not soluble in water,
ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो ना ही प्रोटॉन को डोनेट करेंगे ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ये बस यूज किए जाते हैं। किस लिए? जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होते वो इनमें डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, तो आइए थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं कि प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, ये सारे जो आपको सॉल्वेंट पढ़ाए जाते हैं वो होते क्या है एक्चुअली। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यस, वेरी क्लियर। हाँ, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक यानी द सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स आर नोन एज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स। ये क्या करते हैं? ये H+ डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। दीज आर एसिडिक इन नेचर, मैंने आपको पहले ही बताया। वो सारे सब्सटेंस जो H+ प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। एंड यूज टू एनहेंस द बेसिसिटी ऑफ वीक बेस। समझो क्या मतलब है इस लाइन का, क्या कह रहा है? इनहेंस द बेसिसिटी ऑफ वीक बेस। बहुत ही अच्छे से समझिए इस बात को, क्योंकि आपको ये चीजें बहुत ज्यादा आगे काम आने वाली। समझो, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई बेस बहुत वीक है, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? बहुत ज्यादा वीक बेस है। ये क्या है? वीक बेस। अब ये जो वीक बेस है बेटा, ये डिसोसिएट कैसे होता है? NH4 पॉजिटिव, OH निगेटिव, इस तरीके से डिसोसिएट होता है। लेकिन जो इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज वेरी स्लो। क्या करूं मैं? जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है बहुत ज्यादा स्लो है। तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसोसिएशन इज स्लो। क्या है? रेट ऑफ डिसोसिएशन स्लो है। अब अगर आपने इसे एक्वस मीडियम में ऐड किया, मतलब मैं अगर ये कहूं वाटर में ऐड किया, तो इसका डिसोसिएशन बड़ा स्लो होगा। हम क्या करते हैं इस केस में? एक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। जब आप प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का यूज करोगे तो देखो इनके पास टेंडेंसी क्या है? दे डोनेट द प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे, और जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो इनके ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं, यहां से OH निगेटिव को बहुत तेजी से बाहर निकालेंगे, और यहाँ क्या होगा? आपके पास H+ होगा, क्योंकि आप अब कैसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो H+ होगा। ये H+ इससे बहुत तेजी से बाइंड करेगा। तो जो यहाँ पर ये OH निगेटिव थोड़ा सा स्लोली डिसोसिएट होकर बाहर निकल रहा था, और वो थोड़ा सा तेजी से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट उसे और ज्यादा इनिशिएट करेगा, और ये बढ़िया सा एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, और NH4 और डिसोसिएट होता चला जाएगा। यानी जो अभी तक वीक बेस था, एक्वस मीडियम में जो वीक बेस था, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के आते ही इट बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे बिहेव करेगा? लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा? जस्ट बिकॉज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोसिएशन। किसका रेट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर देंगे? इस पर्टिकुलर वीक बेस का, इसका डिसोसिएशन बढ़ा देंगे। और जब डिसोसिएशन बढ़ा देंगे तो जो आपका वीक बेस था बिहेव करेगा अब बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव करेगा तो इसकी एनालिसिस अब आसान हो जाएगी। यूज टू डिसॉल्व बेसिक एनालाइट। ओके, किसको डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है? टू डिसॉल्व बेसिक एनालाइट। फॉर एग्जांपल ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी इसके आगे यूज होते हैं। तो आप बात समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझे तो एक बार और इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स की। प्रोटोफिलिक यानी वो सॉल्वेंट्स जो H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, कैसे सॉल्वेंट? जो H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब इनको अगर ये पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो ये वाले सारे पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ये क्या कर रहा था? दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन।
अब अगर ये डोनेट कर रहा था तो एसिड था, ये अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो हमने लिखा दीज आर बेसिक सॉल्वेंट एंड यूज टू इनहेंस द एसिडिटी ऑफ वीक एसिड। एग्जाम्पल के लिए समझो, ये हटा देता हूं यहां से। एग्जाम्पल के लिए आप किसी एक वीक एसिड का एग्जाम्पल लीजिए। वीक एसिड यानी मैंने अभी आपसे वीक एसिड का एक एग्जाम्पल लिया था, CH3 COOH। ओके, अब क्योंकि इसका जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है बेटा वो बहुत ही स्लो होता है। रेट ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि स्लो है, रेट ऑफ डिसोसिएशन कह सकते हैं रेट ऑफ डिसोसिएशन इज स्लो। जो इनका रेट ऑफ डिसोसिएशन है क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। अब क्योंकि इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन स्लो है तो जब आप इसे वाटर में ऐड करोगे, वाटर के साथ इसका सोल्यूशन बनाओगे, तो ये बहुत अच्छे से आप इससे बहुत अच्छा शार्प एंड पॉइंट नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करते हैं। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या करता है, ये बहुत तेजी से H+ को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो यहाँ से H+ दे रहा था ये वाला, ये किधर की तरफ जाएगा, सीधे प्रोटोफिलिक जो सॉल्वेंट आपने यूज किया। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये एक मानूं कि कोनिकल फ्लास्क है तो इसमें आपने क्या किया, एसिटिक एसिड यानी CH3 COOH को ऐड कर दिया और फिर इसमें एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जैसे कि पिरिडीन यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए पिरिडीन ऐड कर दिया। अब दोनों चीजें एक में है। यहाँ से पिरिडीन क्या कर रहा है, कह रहा है जल्दी से H+ दो, इधर से खींच रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है। तो खींच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट क्या कर रहा है, फोर्सफुली इस H+ को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब ये खींच रहा है तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ डिसोसिएशन। रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। व्हेनेवर द रेट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, जैसे ही रेट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, दैट पर्टिकुलर वीक एसिड विल नाउ बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, जो कि पहले वाटर की वजह से जब आप सॉल्यूशन बना रहे थे तो स्लो था। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे ही इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो एंड पॉइंट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो यूज टू डिसॉल्व द वीक एसिडिक एनालाइट या फिर वीक एसिडिक कंपाउंड, वीक एसिडिक ड्रग्स। एग्जाम्पल किस तरीके के सॉल्वेंट, लाइक पिरिडीन, इथाइलिन डायमीन, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। होपफुली आपको ये दोनों सॉल्वेंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो दोनों ही सॉल्वेंट इससे पहले जो हमने डिस्कस करे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है कि समटाइम एप्रोटिक को डिफाइन करिए, प्रोटोफिलिक को डिफाइन करिए, प्रोटोजेनिक को डिफाइन करिए, एम्फीप्रोटिक को डिफाइन करिए। उस केस में आपको वो चीजें बतानी पड़ेंगी। ओके, अब बात कर लेते हैं एम्फीप्रोटिक की। तो एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं, मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर लिया कि ये इस तरीके के सॉल्वेंट्स होंगे जो समटाइम बिहेव करेंगे लाइक अ प्रोटोफिलिक एंड समटाइम बिहेव करेंगे लाइक अ प्रोटोजेनिक। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस सॉल्वेंट बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। एसिड यानी प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक एंड बेस लाइक प्रोटोफिलिक ऑन द सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। किस तरीके का सब्सटेंस इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उस तरीके से ये बिहेव करते हैं। लाइक अगर मैं कहूं कि जो आपका सब्सटेंस है जो डिसॉल्व्ड है वो एसिडिक नेचर का है, कैसा, एसिडिक नेचर का है, तो ये बिहेव करेंगे बेस की तरह। अगर मैं ये कहूं कि वो बेसिक नेचर का है तो वो बिहेव करेंगे, जो सॉल्वेंट है वो बिहेव करेंगे प्रोटोजेनिक के जैसे। दे कैन एक्सेप्ट और डोनेट द प्रोटॉन। इनके पास वो क्षमता होगी कि एक्सेप्ट या फिर डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। जैसे एल्कोहल्स की हम बात कर लें, लाइक CH3 और OH, बस इतना ही कर लो, ठीक है, ऐसे लिखो इसको CH3OH। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर होते हैं तो ये कहीं से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो ही है। और H+ के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, H+ होता है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, एसिडिक है कि मतलब क्या है कि उसके पास
H+ आयन्स हैं, और H+ आयन तो यहाँ पर लोन पेयर है, जाके बढ़िया से ये अटैक कर जाता है। अगर मैं कहूँ कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक है तो OH नेगेटिव है, तो यहाँ से H+ निकल जाता है। तो देखो ये H+ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं, इसलिए ये कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक अ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक बोथ। एग्जाम्पल आपके पास हो गया मिथेनॉल। देन एप्रोटिक। एप्रोटिक के बारे में मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि एप्रोटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं। दे डू नॉट डोनेट प्रोटॉन एंड डू नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, दे आर यूज्ड टू डिसॉल्व द सब्सटेंस। वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई, दिस सॉल्वेंट नाइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन और नॉट डोनेट द प्रोटॉन। दिस काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स आर केमिकली इनर्ट। ओके, केमिकली इनर्ट होते हैं, दूसरे के साथ कहीं भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जल्दी से नहीं देते हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम कोई कंडीशंस वैसी प्रोवाइड ना करा दें। दे आर यूज्ड इन डिसॉल्विंग द ड्रग, स्पेशली दोज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इस तरीके की ड्रग्स के लिए, इस तरीके के सब्सटेंस की एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। क्लियर है, वाटर में एक तो डिसॉल्व नहीं होती, दूसरी वो ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि वीक एसिड है। अगर वीक एसिड भी नहीं है, वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होते, तो हम क्यों प्रोटोजेनिक का यूज करें या क्यों प्रोटोफिलिक का यूज करें? हम सिंपली इस तरीके के सॉल्वेंट का यूज करें कि आपका जो सब्सटेंस है वो इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, है ना। उनके एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डाइऑक्सेन है, इथाइल एसीटेट है, क्लोरोफॉर्म है, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे सॉल्वेंट्स हैं। तो जब भी आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आपको कम से कम इनके एग्जाम्पल्स देने ही देने। आप अगर 4 नहीं लिख सकते तो 2 दीजिए, बट आप एग्जाम्पल दीजिए। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। आगे जो हम डिस्कस करेंगे कई सारी और हैं जो इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। बट जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास है टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। 2 टाइप के हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे, एसिडिमेट्री एंड एल्काइलमेट्री। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।